सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। अध्याय 48। चाची। असल में पंडित के परिवार में सब्जियां और मांस पहले से ही था, लेकिन शिवम पंडित की छोटी चचेरी बहन को सब्जी मंडी में चावला उपनाम वाले एक मालिक द्वारा तेल में पकाया गया बतख बहुत पसंद है। इसलिए अजय पंडित आरव यादव को घसीटते हुए सब्जियां खरीदने ले गए। वास्तव में मुख्य चीज जो उन्होंने खरीदी वही यही तेल वाला गर्मा गर्म बतख था, और साथ ही रास्ते में कुछ पके हुए साइड डिश भी ले लिए। एक मर्द के लिए खरीदारी करना बहुत सरल होता है। वह आता है, खरीदता है और चला जाता है। आमतौर पर वह यहाँ वहाँ नहीं भटकता। इसलिए चावला जी डेलिकाटेसन से मशहूर तेल पका बत्तख खरीदने के बाद अजय पंडित और आरव यादव जल्द ही वापस आ गए। शिवम पंडित की छोटी चचेरी बहन अभी तक नहीं आई थी, इसलिए अजय पंडित खुद खाना बनाने लगे। आरव यादव को खाना पकाने का कोई हुनर नहीं था और पास खड़े होकर देखना थोड़ा उबाऊ था। श्री पंडित अभी भी लिटिल लॉली छोटी बच्ची के साथ लंबी बातें कर रहे थे, एक बुजुर्ग और एक बच्चा। आरव यादव ने कुछ देर रसोई में मदद की, लेकिन अजय पंडित ने उन्हें ये कहकर बाहर निकाल दिया कि वह यहाँ सिर्फ गड़बड़ कर रहे हैं। आरव यादव उब गए थे ये देखकर कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। उन्होंने अपना मोड बदला, मानव रूपी जानवर जाग उठा और एक लंबी छलांग के साथ सड़क पार कर पुराने भारतीय घर में घुस गए। घर अभी भी वैसा ही था, वहां लंबे समय से कोई नहीं आया था। फिर भी आरव यादव बहुत सावधान थे। उन्होंने घर में किसी चीज को नहीं छुआ, बस थोड़े पानी का इस्तेमाल किया। आखिर उन्होंने तहखाना खोदा था और वह कीचड़ और पसीने से लथपथ होकर बाहर नहीं जा सकते थे। उन्होंने घर के अंदर और बाहर जांच की। उनके द्वारा छोड़े गए गुप्त निशान अभी भी वहीं थे, जिससे साबित होता था कि हाल ही में कोई वहां नहीं आया था। आरव यादव ने राहत महसूस की और स्टोर रूम की बीम शहतीर पर छिपाई गई सोने की छड़ों की जांच की। वहां काफी सारी थी। सच तो यह है कि सोना एक ऐसी चीज है जिसे देखने और छूने मात्र से ही खुशी महसूस होती है। आरव यादव को भी अनजाने में सोने की छड़ें गिनने की आदत हो गई थी। उन्होंने बाएं से दाएं गिना और फिर दाएं से बाएं, वहां सैकड़ों छड़ें थीं। आरव यादव खुशी खुशी सोना गिन ही रहे थे कि अचानक बाहर हलचल सुनाई दी। आरव यादव तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खोला और देखा कि सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग हाथ में चाबी लिए आंगन का दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा है। सत्यानाश! आरव यादव तुरंत घबरा गए। क्या यह नहीं कहा गया था कि इस घर के मालिक दक्षिण में अपने बच्चों के पास गए हैं और जल्दी वापस नहीं आएंगे? फिर वह अचानक कैसे आ गए? लेकिन अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। स्टोर रूम की पिछली खिड़की पर सुरक्षा जाल लगा हुआ था। भले ही एक मानव रूपी जानवर उस जाल को तोड़ सकता था, लेकिन इससे शोर होता और मामला बिगड़ जाता। आरव यादव के पास कोई चारा नहीं था। वह चुपचाप बीम पर छिप गए। दुर्भाग्य से बुजुर्ग ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और सामान इधर उधर करने लगा, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। आरव यादव ठीक उसके सिर के ऊपर थे और सांस रोके हुए थे। वह फटी आंखों से नीचे देख रहे थे। आखिर यह कोई महल नहीं था और बीम इतनी चौड़ी नहीं थी कि एक वयस्क को पूरी तरह छिपा सके। हालांकि उस आदमी ने ऊपर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वह बाहर गया और दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। ताला लगा दिया? आरव यादव हक्के बक्के रह गए। तुमने ताला लगा दिया, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? हालांकि उस बुजुर्ग को बिल्कुल पता नहीं था कि घर में कोई छिपा है। वह न तो तहखाने में गया और न ही मुख्य कमरों में। वह बस स्टोर रूम से अपना सामान लेकर चला गया। अब आरव यादव चिंतित थे। उन्हें ताला तोड़ना ही होगा, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो अगली बार मालिक के आने पर चोरी का पता चल जाएगा और पुलिस तक बात पहुंच सकती है। फिर तहखाने की खुदाई भी उजागर हो जाएगी। आरव यादव ने आह भरी। बिना देर किए आज रात वह सारी मिट्टी वापस भर देंगे, उसे जितना हो सके उतना सख्त कर देंगे और फर्श को सीमेंट से ठीक कर देंगे। वह उम्मीद कर रहे थे कि मालिक बुजुर्ग है तो शायद उसे लगे कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन फिलहाल सोना यहाँ से हटाना जरूरी था। उन्होंने सोने की छड़ों को बैग में रखा, मोड़ बदला, कुंडी खोली और बाहर आने के बाद उसे वापस लगा दिया। निशान तो जरूर होंगे, लेकिन अगर कोई बारीकी से न देखे तो समस्या नहीं होगी। वह पीछे की दीवार फांदकर वहां से निकल गए। जैसे ही उन्होंने सोना अपने घर में सुरक्षित रखा, अजय पंडित का फोन आया कि उनकी चाची आ गई हैं। आरव यादव ने बहाना बनाया, मैं शराब खरीदने बाहर आया हूँ।
अजय पंडित ने झिड़कते हुए कहा, मेरे पिता ने बिस्तर के नीचे अच्छी शराब का केस छिपा रखा है, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। वह महंगी है और हमारे बस की बात नहीं। जल्दी वापस आओ। आरव यादव जल्दी वापस आए। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक युवती डाइनिंग टेबल पर बैठी लिटिल लॉली को गोद में लिए हंस हंस कर बातें कर रही है। आरव यादव ने उसे देखकर सिर हिलाया। तभी अजय पंडित रसोई से मसालेदार चिकन लेकर आए और आरव को देखते ही बोले, तुम मेहमान हो तो यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो? आरव ने पलटकर जवाब दिया, किसने कहा मैं मेहमान हूँ? मैं भी आधा मेजबान हूँ। क्या खाना तैयार है? अगर तुम नहीं बना सकते तो अगली बार बाहर चले गए। अजय पंडित हंसते हुए बोले, भाड़ में जाओ, तुम मदद नहीं मुसीबत खड़ी करते हो। अगली बार रसोई में दिखे तो सीधे बाहर निकाल दूंगा। शिवम पंडित अपनी कुर्सी पर हंसते हुए बोले, मुझे तुम जैसा बेशर्म लड़का पसंद है, यहाँ अक्सर आया करो। चलो जल्दी खाना खाओ। लिटिल लॉली ने आरव को मुंह चिढ़ाते हुए कहा, बदबूदार, आप खाने के लिए लेट हो गए। अजय पंडित ने मुस्कुराते हुए बच्ची को चिकन लेग दिया और कहा, अंकल को सच बोलने वाले बच्चे पसंद हैं। ये तुम्हारा इनाम है। आरव यादव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब लिटिल लॉली ने खुशी खुशी चिकन लेग ले लिया। तभी उस युवती ने उत्सुकता से आरव की ओर हाथ बढ़ाया, नमस्ते, मेरा नाम साक्षी पंडित है। आरव यादव ने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। तभी अजय पंडित ने शरारत से कहा, छोटे यादव, क्या तुम मुझे चाचा कहना चाहोगे? आरव यादव मन में, चाचा बुलाऊं तेरी नानी को। अध्याय 49, समझदार होने में दर्द होता है। साक्षी पंडित ने अजय पंडित को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम ऐसे क्यों हो? हमेशा लोगों को चाची बुलाते रहते हो। अजय पंडित जाहिर तौर पर अपने पिता की छोटी चचेरी बहन से थोड़ा डरते थे। उन्होंने झेपते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने अकेले ही मुसीबत डोरा मोल ली है? असल में ये कमबख्त लड़का आरव है ही इतना चिढ़ाने वाला। साक्षी पंडित ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें क्या हक है दूसरों को बुरा कहने का? और तुम मुझे मुसीबत कह रहे हो? तुम तो साक्षात आफत हो। अजय पंडित यह बात बस कहने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को रोक लिया। वह ये नहीं कह सकते थे। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जरूरी बातों को मन में 3 बार दोहराया, वरना अगर छोटी चाची को गुस्सा आ गया तो मजा किरकिरा हो जाएगा और उनके पिता अपने हाथों से उनकी खाल उधेड़ देंगे। ये देखकर कि अजय पंडित ने निर्णायक रूप से अपना सिर झुका लिया है और कुछ नहीं बोल रहे, साक्षी पंडित आरव यादव की ओर मुड़ी और बोली, आरव यादव, सही कहा ना? आरव यादव को अचानक अपने चेहरे पर दबाव महसूस हुआ और उन्होंने सावधानी से उत्तर दिया, जी हाँ, ये छोटा सा सेवक आरव यादव ही है। जब अजय पंडित ने सुना कि आरव यादव खुद को छोटा सा कह रहे हैं तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन अपनी छोटी चाची को उकसाने की हिम्मत उनमें नहीं थी, इसलिए वह बस सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहे। शिवम पंडित यह सब सुन रहे थे और उन्हें यह मजेदार लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस ये देखना चाहते थे कि उनकी छोटी चचेरी बहन क्या करना चाहती है। तभी साक्षी पंडित ने अचानक कहा, क्या तुम पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हो क्या? तब जाकर आरव यादव को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक उसका कोमल हाथ पकड़ रखा था, और वह भी अपने दोनों हाथों से। ओह भाई, कितनी शर्मिंदगी! आरव यादव ने दर्द भरे चेहरे के साथ हाथ छोड़ा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें, जबकि दूसरी तरफ अजय पंडित सुअ की तरह लोटन पोटन होकर हंस रहे थे। लिटिल लॉली अदिति चिकन लेग खाने में इतनी मगन थी कि उसकी राल टपक रही थी। उसने बड़ों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों की समझ में झगड़ा मतलब सिर्फ चिल्लाना या हाथ पैर चलाना होता है। चूंकि वहां कोई हलचल नहीं थी तो उसके लिए सब सामान्य था। छोड़ो, पहले ये स्वादिष्ट चिकन लेग खत्म करते हैं। वैसे भी अगर लड़ाई होती भी तो वे सब मिलकर भी उसके बाप को नहीं हरा सकते थे। बड़े पेट वाले अंकल अजय अचानक सुअ की तरह हंसे तो लिटिल लॉली एक पल के लिए ठिठकी और फिर वह भी खिलखिलाकर हंसने लगी। दूसरों को लगा कि वह आरव यादव पर हंस रही है, लेकिन असल में वह अजय पंडित की उस अजीब आवाज पर हंस रही थी। आरव यादव का काला चेहरा शर्म से लाल होते देख साक्षी पंडित को लगा कि यह आदमी काफी दिलचस्प है। मुलाकात के इतने कम समय में पंडित पिता पुत्र के साथ इतना घुल मिल जाना वाकई आसान नहीं है। पंडित परिवार भले ही दुनिया भर के लोगों से घुल मिलकर बातें करता दिखे, लेकिन असल में उनका दायरा बहुत सीमित है। पंडित परिवार की दहलीज काफी ऊंची है, भले ही वे लोगों के करीब दिखते हों। यहाँ तक कि शिवम पंडित, जो आसानी से किसी के लिए मुंह नहीं खोलते, उन्होंने इस छोटी बच्ची अदिति राव के स्कूल के दाखिले के लिए मदद मांगी थी। ये बहुत ही दुर्लभ बात थी।
कई लोग सोचते हैं कि पंडित परिवार दबंग है और उन्होंने पीठ पीछे बहुत गलत काम किए होंगे। लेकिन असल में साक्षी पंडित जैसी छोटी अधिकारी भी जानती है कि श्री पंडित अपनी प्रतिष्ठा प्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। वह कभी भी आसानी से किसी के लिए सिफारिश नहीं करते और अनुचित मांग तो बिल्कुल नहीं। वरना सिर्फ परिवार बड़ा होने के कारण शिवम पंडित 20 साल तक लगातार ग्राम प्रधान नहीं बने रह सकते थे। इसलिए पंडित परिवार, विशेष रूप से शिवम पंडित की शाखा, हमेशा जीत जीत विन विन की स्थिति चाहते हैं। जो लोग वास्तव में दबंगई करते हैं वे पंडित उपनाम वाले अन्य गोत्र के लोग हैं। पंडित परिवार और पंडित गोत्र दो अलग अवधारणाएं हैं। सच तो यह है कि पंडित परिवार की बदनामी उन दूर के रिश्तेदारों की वजह से हुई है, वरना शिवम पंडित के पास राजनीति में बहुत आगे जाने का मौका था। अंत में उन्हें रिटायरमेंट तक ग्राम प्रधान के पद पर ही सीमित रहना पड़ा। ईमानदारी से कहें तो पंडित परिवार भी अंतर्विरोधों से भरा है और यह उतना सुखद नहीं है जितना दिखता है। यह सब जानते हुए साक्षी पंडित और भी उत्सुक थी कि आरव यादव ने ये सब कैसे किया। क्या इस काले चेहरे वाले आदमी में कोई जादू या आकर्षण करिश्मा है? जब सब फिर से बैठ गए तो साक्षी पंडित ने आरव यादव से कुछ सवाल पूछे। आरव ने अंजलि राव के साथ तलाक और कस्टडी जैसे संवेदनशील मुद्दों सहित सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब दिए। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अदिति राव आराम से चिकन लेग और तेल वाला बत्तख खाती रही, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। लेकिन जब साक्षी पंडित ने उससे सीधे पूछा तो अदिति ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, मुझे पता है कि आरव और मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मुझे पाला है, वह मेरे पिता हैं और मैं किसी और को नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह ... मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती। मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ, जिस दिन उनका आरव से तलाक हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... मैं उन्हें माँ कहना चाहती थी, लेकिन उस दिन वह इतनी जल्दी में थी कि मेरे बुलाने से पहले ही चली गईं। उद्धरण चिन्ह ... मैं उन्हें डैडी नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि भविष्य में उनके अपने बच्चे होंगे, उन्हें डैडी बुलाने देना। आरव सिर्फ मेरे हैं। उद्धरण चिन्ह ... कोई बात नहीं, मैं आरव के साथ रहूंगी, वह मेरा ख्याल रखेंगे। लिटिल लॉली ने ये बातें इतनी सहजता से कहीं जैसे कोई सामान्य बातचीत हो। न कोई हिचकिचाहट, न ही आरव के चेहरे की ओर देखना। उसके स्वर में एक डरावनी शांति थी। पंडित परिवार का कोई भी सदस्य मूर्ख नहीं था। वे देख सकते थे कि बच्ची यह सब दिल से कह रही है। लेकिन इसी वजह से वे तीनों स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि अजय और शिवम पंडित भी, जो थोड़ा बहुत पहले से जानते थे। आरव यादव का चेहरा काला पड़ता गया और उनका दिल भर आया। एक बच्चे को इस तरह क्यों तड़पाना? बच्चे के दिल के जख्मों को बार बार कुरेदने का क्या मतलब है? हिम्मत है तो मुझसे बात करो। और यह बच्ची भी, ये लोग तुमसे ऐसे गंदे सवाल पूछ रहे हैं और तुम इतनी ईमानदारी से जवाब दे रही हो। इतना समझदार होना भी दर्द देता है। आरव यादव ने लिटिल लॉली को इशारा किया, नन्ही राजकुमारी, मेरे पास आओ। लिटिल लॉली को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह आज्ञाकारी बच्ची की तरह कुर्सी से उतरी और मेज के चारों ओर दौड़कर आरव के पास आ गई। आरव ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, अब शांति से खाना खाओ। मैंने कितनी बार कहा है कि खाते समय बात नहीं करते, तुम याद क्यों नहीं रखती? वह बच्ची बड़ों के इस इशारे को भला कैसे समझती? उसने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, अब मैं बात नहीं करूंगी। ये कहकर उसने अपना सिर आरव की छाती से सटा लिया, उसकी आंखों में देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर जिप लगाने का इशारा किया। आरव को दुख भी हुआ और हंसी भी आई। उन्होंने अजय पंडित की कटोरी से एक बत्तख की टांग उठाकर अदिति की कटोरी में रख दी। खाओ, सारा स्वादिष्ट खाना खा जाओ, इन बुरे लोगों के लिए कुछ मत छोड़ना। आरव यादव ने साक्षी पंडित की ओर एक तीखी नजर डाली। अध्याय 50, सीधी बात। बत्तख की रसीली टांग देखते ही लिटिल लॉली की आंखें चमक उठीं। उसकी उन बड़ी और खूबसूरत आंखों में अब उस लेग पीस के अलावा कुछ और नहीं था। उसने अपने दोनों तेल से सने नन्हे हाथों से टांग उठाए और खुशी खुशी उसे चबाने लगी। हालांकि आरव यादव ने अजय पंडित को घूरा नहीं था, फिर भी अजय ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और आरव की नजरों से बचने के लिए सिर झुका लिया। भाई, ये सब बड़ों का मामला है, मुझे इससे दूर ही रखो। साक्षी पंडित के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। उन्होंने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए आरव यादव को इशारा किया और दोनों अदिति राव को वहीं छोड़कर पीछे वाले कमरे में चले गए ताकि वह उनकी बातें न सुन सके। साक्षी पंडित ने गंभीरता से कहा, तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जानबूझकर इस बच्चे के जख्मों को कुरेद रही हूँ।
पर असल में मैं चाहती थी कि तुम इस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को समझो। मुझे डर नहीं है कि तुम गुस्सा हो जाओगे। अगर आज मैं नहीं पूछती तो क्या भविष्य में जब बच्ची स्कूल जाएगी तो उसके सहपाठी नहीं पूछेंगे कि उसके माता पिता क्या करते हैं? क्या दूसरे माता पिता इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि उनके बच्चों के साथ पढ़ने वाले बच्चों का बैकग्राउंड क्या है? तुम चाहकर भी दुनिया के सामान्य संवाद को नहीं रोक सकते। उन्होंने आगे समझाया, हम इस समाज में रहते हैं और यहाँ हर तरह के लोगों से पाला पड़ना तय है। जिन चीज़ों से तुम डर रहे हो वे अनिवार्य हैं और सामने आएंगी ही। अगर तुम खुद इतने संवेदनशील रहोगे जैसा अभी दिख रहे हो तो तुम अपनी बच्ची को और भी अधिक संवेदनशील और कमजोर बना दोगे। समझे? तुम्हारी इस अति प्रतिक्रिया ओवर रिएक्शन से ही बच्चे को एहसास होता है कि उसकी स्थिति कोई बुरी या शर्मनाक बात है। अगर तुम बच्चे की भावनाओं को सही दिशा नहीं दे पाए तो जब उसे सच में मनोवैज्ञानिक समस्याएं होंगी तब तुम्हारे पास रोने का समय भी नहीं बचेगा। आरव यादव निरुत्तर रह गए। गुस्सा होने के बावजूद वह समझ गई कि साक्षी का इरादा उनका मजाक उड़ाना नहीं था। वह वास्तव में एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह उन्हें समझा रही थी। वरना स्कूल के शैक्षणिक विभाग का कोई डायरेक्टर किसी बच्चे से आमने सामने बैठकर बात क्यों करेगा? किसी को क्या पड़ी है? बस बात इतनी थी कि इस तरह की जांच बच्चे के दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू जाती है। हर बार की पूछताछ पुरानी चोटों को उभारने जैसी है। आरव बस यही चाहते थे कि लिटिल लॉली को फिर कभी चोट न पहुंचे। जो बच्चे पहले से ही बहुत समझदार होते हैं उनके साथ ऐसा होना और भी गलत लगता है। आरव को खामोश देख साक्षी पंडित ने आह भरी। सच तो यह है कि तलाक की दर हर साल बढ़ रही है। हमारे स्कूल में हर साल ऐसे बच्चों का एक समूह होता है। वे लावारिस बच्चों जैसे लगते हैं, माता पिता को उनकी परवाह नहीं होती, मीटिंग्स में कोई नहीं आता, उनके होमवर्क और भविष्य की किसी को चिंता नहीं होती। मैंने उन बच्चों को शुरुआत में शर्म और दर्द से जूझते देखा है और अंत में वे सुन्नत नम हो जाते हैं। मुझे वाकई दुख होता है। टूटे परिवारों के बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। आरव ने खामोशी से सिर हिलाया। उनकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और दिल में एक अजीब सी जलन और बेबसी थी, पर वही गुस्सा किस पर निकालें उन्हें नहीं पता था। साक्षी ने तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक वह मेरे पास स्कूल में है मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। कोई उसे परेशान नहीं करेगा और मैं वादा करती हूँ कि आज जैसी पूछताछ फिर कभी नहीं होगी। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ तो हम मिलकर उसे सही शिक्षा देंगे। जैसे जैसे वह बड़ी होगी वह इन मुद्दों को तर्कसंगत रूप से समझने लगेगी। आरव यादव ने किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से सिर हिलाया। अब जब स्कूल के शैक्षणिक मामलों की डायरेक्टर का हाथ उनके ऊपर था तो लिटिल लॉली स्कूल में शान से चल सकती थी। किसकी हिम्मत होगी जो उसे आंख उठाकर भी देखे? हालांकि आरव को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने अभी क्या कहा, हम मिलकर शिक्षित करेंगे। खैर छोड़ो, इस विषय को अभी यही रहने देते हैं। आरव यादव ने बात बदलते हुए कहा, वैसे मैंने देखा कि मेरी नन्ही राजकुमारी अभी बहुत शांत थी। हालांकि वह समझदार है और उसे देखकर दुख होता है, पर मुझे लगता है कि वह काफी व्यवहारिक रैशनल हो गई है। क्या सभी मर्द इतने लापरवाह होते हैं? साक्षी ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि उस बच्ची के मन में अपनी सगी मां के प्रति कितनी नफरत और कड़वाहट है? क्या तुम इसे व्यवहारिक होना कहते हो? साक्षी पंडित ने कड़क लहजे में कहा, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगी, बस तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम चाहते हो कि वह अपनी माँ के प्रति नफरत पालकर बड़ी हो? जब भविष्य में वह खुद शादी करेगी और माँ बनेगी तो वह उन भूमिकाओं को कैसे निभाएगी? उसके पास माँ का कोई सकारात्मक उदाहरण नहीं है। अगर वह नफरत के साथ माँ की भूमिका को देखेगी तो वह या तो इन रिश्तों से डरेगी या इनमें बहुत ज्यादा सख्ती बरतेगी। तुम्हें समझना होगा कि जिसके दिल में प्यार भरा होता है वही प्यार बांट सकता है। तुम्हें उसे इतना प्यार देना होगा कि वह अपने विद्रोही दौर रेबेलियस पीरियड से आसानी से निकल सके और भविष्य में आत्मविश्वास के साथ एक माँ और पत्नी की भूमिका स्वीकार कर सके। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? आरव यादव का दिल बुरी तरह कचोटने लगा। सच तो ये था कि उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वह डर गए थे। हकीकत तो यह है कि आरव की मानसिक उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी। वह खुद अभी एक जवान लड़का ही था। उसे परवरिश के इन गूढ़ विज्ञानों के बारे में क्या पता? इससे पहले कि आरव कुछ कहते, साक्षी ने आगे कहा, तुम्हें विज्ञान पर भरोसा करना होगा। शिक्षा एक विज्ञान है। बचपन में नफरत पालना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इससे माता पिता को थोड़े समय के लिए मानसिक संतुष्टि मिल सकती है कि बच्चा उनके करीब है, पर बच्चा कभी खुश नहीं रह पाएगा।
आरव यादव ने बेबसी से कहा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे नई दिशा मिली है और मैं आपसे सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का दिल प्यार से भरा रहे। मैंने कभी उसे अपनी माँ से नफरत करने के लिए नहीं उकसाया। लेकिन ये भी सच है कि अंजलि राव ने उसे छोड़ दिया था। मैं उसे ऐसी माँ से प्यार करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता, आरव ने गंभीरता से कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहेंगी जो मुझे घृणास्पद लगे। साक्षी पंडित ने कुछ कहना चाहा, पर रुक गईं। आज गहरी चर्चा के लिए सही समय नहीं था, और आखिर वे पहली बार मिले थे। उन्हें खुशी थी कि आरव यादव ने उनकी बातों को समझा। एक युवक जो खुद इतने बुरे दौर से गुजरा हो, उसका इतना सकारात्मक और दयालु रवैया देखना वाकई दुर्लभ था। उनके मन में आरव के लिए सम्मान बढ़ गया। साक्षी ने अपने माथे पर आती जुल्फों को पीछे हटाते हुए कहा, हमारी सोच एक जैसी है, यह अच्छी बात है। बाद में मैं तुम्हें उन कागजातों की एक लिस्ट दूंगी जो तैयार करने हैं। तुम अपनी तरफ की तैयारी करो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। आरव यादव ने इस बार सच में राहत की सांस ली। उन्होंने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, धन्यवाद पंडित दीदी। भविष्य में आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, बस एक आवाज देना, आरव यादव हाजिर हो जाएगा। पंडित दीदी। साक्षी पंडित अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये लड़का तो बड़े ठाठ से अजय भतीजे का फायदा उठाकर उन्हें दीदी बना बैठा। अध्याय 51, पुनर्जन्म 1। तुम्हारी और अजय की जान पहचान को अभी 2 ही दिन हुए हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर उसे पता चला कि तुम पीठ पीछे उसका फायदा उठा रहे हो तो वह क्या करेगा? साक्षी पंडित ने बड़ी दिलचस्पी से आरव यादव की ओर देखते हुए कहा। अरे, आप भी क्या कह रही हैं? मैंने तो ये बात उसके मुंह पर कही है, वह मुझसे कभी नाराज नहीं होगा, आरव यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी गहरी दोस्ती समय देखकर नहीं, बल्कि एक जैसी सोच विचारों से होती है। लोग एक बार मिलकर भी पक्के दोस्त बन सकते हैं, और आपके अजय और मेरे बीच भी कुछ ऐसा ही है। क्या सच में विचार मिलते हैं? साक्षी पंडित ने बनावटी गुस्से में कहा। लगता है साक्षी दीदी और मैं भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आरव हंस पड़े। साक्षी पंडित भी तुरंत मुस्कुरा दी और आरव की ओर अब उनकी नजरें ज्यादा कोमल और दोस्ताना थीं। शुरुआत में साक्षी को लगा था कि आरव यादव कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने न जाने कौन से हथकंडे अपनाकर शिवम पंडित को अपने पक्ष में कर लिया है। उन्होंने उसे मदद देना स्वीकार तो किया था, लेकिन वह सब सिर्फ अपने बड़े चचेरे भाई शिवम पंडित के सम्मान के लिए था। ऊपर से आरव यादव का चेहरा इतना खूंखार था कि पहली नज़र में कोई भी उसे झगड़ालू ही समझता। साक्षी पंडित की पहली छाप तो बल्कि थोड़ी नकारात्मक ही थी। फिर उन्होंने शिवम पंडित से आरव के अतीत के बारे में सुना और अभी अभी आमने सामने बात की। साक्षी के मन में आरव की छवि 180 डिग्री बदल गई थी। अब उन्हें लगा कि आरव उन लोगों में से है जो दिखने में तो हटे कट्टे और थोड़े नादान से होते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि वीरता अक्सर गलियों के आवारा कुत्तों साधारण लोगों में ज्यादा पाई जाती है। अपने चचेरे भाई की वजह से साक्षी का ऐसे कई लोगों से पाला पड़ा था, इसलिए उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अब साक्षी पंडित के मन में आरव के लिए सम्मान काफी बढ़ गया था। उन्हें लगा कि भले ही ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा ना हो, पर वह सुस्त या बुद्धू तो बिल्कुल नहीं है। साक्षी पंडित की वैसी नजरों से आरव थोड़ा असहज महसूस करने लगे और हिचकिचाते हुए बोले, क्यों न मैं भी आपको छोटी चाची ही बुला लूं? मुझे ऐसे मत देखिए, मेरा चेहरा किसी राजकुमार जैसा तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं शक्तिमान के विलेन जैसा दिखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, साक्षी पंडित फिर से खिलखिला उठी और अजीब से स्वर में बोली, जब मेरे भाई ने मुझे फोन किया था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस दुनिया में अब भी ऐसे मर्द हैं जो बिना किसी खून के रिश्ते के एक छोटी सी बच्ची के लिए ऐसी फर्जी शादी का नाटक कर सकते हैं और उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दे सकते हैं, वह भी तब जब सामने वाले ने उसे धोखा दिया हो। अब मुझे यकीन हो गया है। आरव यादव, तुम्हारे जैसा नेक और दिलचस्प दोस्त पाकर मुझे गर्व है। वैसे आरव, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मेरे भाई ने मुझसे सिर्फ दूसरी बार कोई मदद मांगी है। पिछली बार उन्होंने मेरी शादी से एक दिन पहले मुझसे कुछ कहा था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था अगर उस लड़के ने तुझे परेशान किया तो तुरंत अपने भाई को फोन करना, तेरा भाई उसे जिंदा गाड़ देगा। आरव यादव, उन्हें अंदाजा नहीं था कि श्री पंडित का मिजाज जवानी में इतना गर्म था। भाई साहब, उम्मीद है उन्होंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आरव ने अजीब से चेहरे के साथ कहा, श्री पंडित ने आपको ऐसा क्यों कहा? पर यह मत कहिएगा कि अगर मैंने आपको परेशान किया तो वह मुझे भी मार डालेंगे। साक्षी पंडित दंग रह गईं।
इस आदमी का दिमाग किस दिशा में चलता है? क्या ध्यान देने वाली बात ये थी? हाँ, उन्होंने यही कहा था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? साक्षी ने चुप्पी लेते हुए कहा। ये बूढ़ा क्या सोचता है? अगर वह अपनी उम्र से 50 साल छोटा भी होता, तब भी मुझे नहीं हरा पाता। क्या वह साफ तौर पर आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे? आरव ने गहरी चिंता जताते हुए माथा सिकुड़ा। साक्षी पंडित, इस आदमी की कल्पना शक्ति वाकई लाजवाब थी। साक्षी के पास कोई शब्द नहीं बचे, उन्होंने बस प्यार से झिड़का, चलो अब खाना खाओ, मैं तुमसे फालतू बातें नहीं करना चाहती। आरव हंसे और साक्षी के पीछे चल दिए। सामने वाले उस सुडौल शरीर को देखकर उनके मन में न जाने क्यों थोड़ी हलचल हुई, पर उन्होंने तुरंत नजरें हटा लीं और बाहर बैठे अजय पंडित को मिडिल फिंगर दिखाए। उधर अजय पंडित लिटिल लॉली के लिए मछली के कांटे निकाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने आरव को बाहर आते और हाथ का इशारा करते देखा, वह भला पीछे कैसे रहते। उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया। शायद कुछ महसूस करके साक्षी पंडित अचानक पीछे मुड़ी। उनकी शक भरी निगाहों ने आरव और अजय को हवा में एक दूसरे को उंगलियां दिखाते हुए पकड़ लिया। वह एक साथ चिढ़ी भी और उन्हें हंसी भी आई। तुम दोनों कितने साल के हो? क्या खाना खाना है या नहीं? आइंदा बच्चों के सामने तमीज से रहना। आरव और अजय तुरंत शरीफ बन गए। साक्षी पंडित थोड़ी झेप गईं। उन्हें लगा कि शायद वह जरूरत से ज्यादा शक कर रही थी। आरव एक भला आदमी था, वह पीछे से उन्हें बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा। तभी शिवम पंडित गुस्से में बोले, मेरे पोते को इस बदबूदार लड़के आरव ने बिगाड़ दिया है। वह हर दिन बंदर की तरह शरारत करता है, लड़ता है और गालियां देता है। पिछली बार मुझे पता चला कि वह गांव के कुछ लड़कों को लेकर अपने सहपाठियों से प्रोटेक्शन मनी हफ्ता वसूल रहा था। बिल्कुल बेलगाम हो गया है। अजय पंडित, खाने के बाद इसकी खबर लेनी पड़ेगी। अजय पंडित का चेहरा तुरंत लटक गया। अपने बेटे को झाड़ने के बाद शिवम पंडित ने लिटिल लॉली के लिए बत्तख का एक और पीस उठाया और प्यार से बोले, मेरी प्यारी पोती, थोड़ा और खाओ, तभी तो सुंदर बनोगी। देखो कितनी दुबली हो गई हो। लिटिल लॉली ने विरोध किया, दादाजी अब और नहीं, मेरा पेट फटने वाला है। ये कहते हुए उसने अपने नन्हे पेट को थपथपाया और उसकी आवाज़ सुनकर खुद ही खिलखिलाने लगी। उसने दूसरों को भी अपना पेट थपथपाकर दिखाया जैसे कोई खजाना दिखा रही हो। मेज पर बैठे सभी बड़े हंस पड़े। शिवम पंडित के चेहरे की झुर्रियां खुशी से खिल उठीं, पर वह बड़बड़ा रहे थे, पता नहीं कौन से जन्म के पाप थे जो मुझे पोता मिला। काश मेरी पोती होती, देखो कितनी मीठी और प्यारी है, सारा दिन घर में रौनक रहती। अजय पंडित का चेहरा अजीब सा हो गया। अगर उन्हें डर न होता कि उनके पिता उन्हें काट डालेंगे, तो वह पक्का कुछ न कुछ बोल देते। साक्षी पंडित ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बड़े भाई का अपने भतीजे को कोसना अब इस घर का रोज का किस्सा बन चुका था। शुक्र था कि भतीजा अब बड़ा हो गया था। कुछ साल पहले तक तो भाई साहब सिर्फ डांटते नहीं थे, बल्कि हाथ में जो आता था उसी से धुनाई शुरू कर देते थे। एक बार तो उनके हाथ में गलती से छीलने वाला चाकू आ गया था। कहा जाता है कि उस दिन अजय पंडित उसेन बोल्ट से भी तेज दौड़ा था। आरव यादव अपनी सीट पर वापस बैठे और फुसफुसाते हुए बोले, तुम्हारा बेटा कौन सी क्लास में है? अजय पंडित ने दर्द में अपना चेहरा छिपाया और फुसफुसाए, मत पूछो भाई, अभी सिर्फ पहली क्लास में है और गांव के लड़कों को लेकर 5वीं क्लास के बच्चों को घेर लेता है। न केवल उनसे पैसे मांगता है, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड्स भी छीन लेता है और अपने छोटे भाइयों को बांट देता है। क्या जमाना आ गया है, 8 साल का बच्चा है और गर्लफ्रेंड की बातें करता है। लानत है। साक्षी पंडित ने अपनी ड्रिंक लगभग थूक ही दी थी। वह हंसी दबाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई ताकि बड़े भाई को और गुस्सा न आए। आरव यादव के चेहरे के भाव भी बिगड़ गए। बाप रे, आजकल के प्राइमरी स्कूल के बच्चे इतने खतरनाक हैं क्या? भाई सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत की, तो तुम्हें एक नया बच्चा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आरव यादव का चेहरा अचानक खूंखार हो गया। अरे ठीक है भाई। अजय पंडित ने आरव की ओर देखा। उन्हें अचानक अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि घर जाकर बेटे को समझाना पड़ेगा कि भाई, सब जगह दादागिरी नहीं चलती। आरव के तेवर देखकर लग रहा था कि इस आदमी के हाथों न जाने कितने काम हुए होंगे। अध्याय 52 नायक। आरव यादव के चेहरे पर आते खूंखार भावों को अजय पंडित ने बीच में ही रोक लिया, इसलिए साक्षी पंडित का ध्यान उस ओर नहीं गया। जब उन्होंने आरव की बात सुनी तो उन्हें लगा कि आरव फिर से मजाक कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, क्या तुम्हें अब अपना असली जोड़ नेमेसिस मिल गया है?
अजय पंडित फीकी मुस्कान के साथ चुप रहे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि शायद ये सच हो, लेकिन ये बात वह मुंह पर नहीं कह सकते थे। उन्हें पहले अपने पिता के साथ मामला सुलझाना था। भोजन के बाद सभी खुश थे। अजय पंडित ने शिष्टाचार के नाते कुछ फल, तंबाकू और शराब उठाए और बोले, भाई मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। तभी पीछे से शिवम पंडित की धीमी आवाज आए, रात को वापस आना और 1 घंटा एक्स्ट्रा घुटनों के बल बैठना। ये सुनते ही अजय पंडित की आंखों में आंसू आ गए। आरव यादव अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। उन्होंने अजय को एक सहानुभूति भरी नजर दी और फिर अपनी नन्ही राजकुमारी को लेकर चल दिए। साक्षी पंडित को भी यह सब मजेदार लगा। उन्होंने आरव और अदिति को गांव के प्रवेश द्वार तक छोड़ा और फिर कहा, आरव, जब समय मिले तो स्कूल की इमारत देखने जरूर आना। वैसे भी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत चल रही है, तुम आकर मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी, मुफ्त में काम नहीं करना पड़ेगा। दरअसल इस वाक्य का दूसरा हिस्सा ही मुख्य था और आरव यादव इसे तुरंत समझ गए। खाने के दौरान साक्षी पंडित ने सुना था कि आरव के पास कोई नौकरी या आय का साधन नहीं है और वह किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन उन्होंने यह बात सबके सामने नहीं कही, बल्कि विदा होते समय अकेले में कही। उन्होंने आरव के स्वाभिमान फेस का पूरा ख्याल रखा, जिससे उनकी दयालु और दूसरों का सम्मान करने वाली प्रकृति का पता चलता है। आरव यादव ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर साक्षी पंडित को धन्यवाद दिया। हालांकि पार्ट टाइम काम करना उनके स्वभाव में नहीं था। वह इस जीवन में कभी दूसरों के लिए नौकरी नहीं करना चाहते थे, वह खुद का मालिक बनना चाहते थे। आरव के दृढ़ रवैये को देखकर साक्षी पंडित को लगा कि यह शायद उनका पुरुषोचित अहंकार किस्मों है। हालांकि उन्हें थोड़ा बुरा लगा कि वह उनकी मदद नहीं ले रहे, पर उन्होंने दबाव नहीं डाला। उन्होंने सोचा कि भविष्य में किसी और तरीके से आरव की समस्याओं को हल करने में मदद करेगी। मुझे लगता है कि तुम कभी हमारे इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं गए हो। तुम्हें एक बार जरूर आना चाहिए। स्कूल शुरू होने पर माता पिता को अंदर आने की अनुमति होगी, साक्षी पंडित ने जोर देकर कहा। ठीक है, जैसे ही मेरे हाथ में चल रहा काम पूरा होगा मैं जरूर आऊंगा, आरव ने निश्चितता के साथ कहा। रुके, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आरव को पहले इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब साक्षी पंडित ने कई बार नाम दोहराया तो उन्हें अचानक याद आया कि भविष्य में ये स्कूल खबरों में था और इसने सनसनी मचा दी थी। ये स्कूल दिल्ली शहर का एकमात्र ऐसा सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय था जो प्रवासी मजदूरों माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों के लिए समर्पित था। 2/3 छात्र मजदूरों के बच्चे थे और बाकी झुग्गियों के। यहाँ की हालत बहुत खराब थी, न अच्छे शिक्षक टिकते थे, न ही बुनियादी सुविधाएं थीं। 2019 तक आते आते इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन ये स्कूल अपनी प्रिंसिपल पंडित की वजह से इतिहास में अमर हो गया। आरव को धुंधली सी याद आई कि खबरों में कहा गया था कि इस स्कूल की प्रिंसिपल पंडित ने 20 साल तक मजदूरों के बच्चों को शिक्षित किया, जब तक कि कैंसर से उनकी मृत्यु नहीं हो गई। खबरों का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि प्रिंसिपल पंडित के जीवन के आखिरी पलों में हजारों लोग अस्पताल पहुंचे थे। ये वे बच्चे थे जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था और प्यार दिया था। अस्पताल में इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस बुलानी पड़ी थी। उस समय आरव ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वही प्रिंसिपल पंडित साक्षात उनके सामने खड़ी थी। आरव यादव दंग रह गए। भविष्य के लोग शायद यह न समझ पाए हों कि एक महिला ने कितना त्याग किया, लेकिन इस क्षण आरव को उस शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने खुद देखा था कि साक्षी पंडित का अदिति के प्रति कितना लगाव था। ऐसी निस्वार्थ गुरु को बच्चा सौंपना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अजीब लग रहा है, साक्षी पंडित ने थोड़ा सतर्क होते हुए भौहें सिकोड़ी। आखिर आरव का चेहरा काफी डरावना था, किसी खूंखार बाघ जैसा। कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि आप जैसी शिक्षिका मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे मुझे लगता है कि आपको प्रिंसिपल होना चाहिए, आरव ने गंभीरता से कहा। मैं प्रिंसिपल बन गई तो वर्तमान प्रिंसिपल का क्या होगा? साक्षी कुछ कहना चाहती थी, पर अचानक उन्हें कुछ याद आया और उनका चेहरा बदल गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये कहकर वह जल्दी में निकल गईं। लिटिल लॉली ने हाथ हिलाकर साक्षी को विदा किया और फिर आरव की जांघ से चिपक गई। वाह, मुझे गोद में उठाओ, आरव ने हैरान होकर पूछा। अभी तक तो तुम खुद चल रही थी, अब अचानक गोद में क्यों आना है? बच्ची ने मुंह फुलाकर कहा, क्योंकि टीचर पंडित अब चली गई हैं। आरव अवाक रह गए, मतलब टीचर के सामने वह अच्छी बच्ची बनने का नाटक कर रही थी। उन्होंने अदिति को गोद में उठाया और मन ही मन सोचा, क्या उन्हें 2 दिनों में प्रोफेसर बाई से संपर्क करना चाहिए।
पैसे जल्दी ठिकाने लगाने होंगे, क्योंकि बच्ची की स्कूल की फीस का वक्त आ गया था। हालांकि आरव यादव को यह नहीं पता था कि दरवाजा बंद करने के बाद अजय पंडित ने मेज साफ करने की भी परवाह नहीं की। वह सीधे शिवम पंडित के पास जाकर फुसफुसाए, क्या आप पक्का कह रहे हैं? आरव यादव के हाथ किसी के खून से रंगे हैं। शिवम पंडित चौंक गए। वह अब तक बच्ची के साथ खेलने में मगन थे और उन्होंने आरव पर गौर नहीं किया था। पिताजी, भले ही मैं किसी गैंग क्लब का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता है। जिसके हाथ में किसी की जान लेने का अनुभव हो, उसकी आंखों की चमक साधारण गुंडों से अलग होती है। मैं गलत नहीं हो सकता, अजय पंडित ने कहा। शिवम पंडित कुछ देर हिचकिचाए, फिर आह भरकर बोले, मौका मिलने पर उसे परखना, पर सावधानी से। वह 7 साल तक राव परिवार का बॉडीगार्ड रहा है, शायद उसने उनके लिए कुछ गंदे काम किए हों। खैर, मैं अपनी जान पहचान से उसकी जांच करवाऊंगा। अगर वह वाकई अपराधी है, तो हमारा परिवार उससे दूरी बना लेगा। शिवम पंडित ने कड़े स्वर में कहा, यह एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। अजय पंडित ने आंखें घुमाते हुए कहा, पिताजी, क्या आप मुझे इतना मूर्ख समझते हैं? मैं सालों से रेत बजरी के धंधे में हूँ और हर तरह के लोगों से मिलता हूँ। क्या मैं कभी किसी गलत चक्कर में फंसा? आपका बेटा बेवकूफ़ नहीं है। शिवम पंडित ने अपने बेटे के सिर के पीछे एक चपत लगाई और चिढ़कर बोले, बेवकूफ़ नहीं हो तो फिर मुझे एक सुंदर, प्यारी और समझदार पोती क्यों नहीं दी? बंदर जैसा पोता पैदा किया है जिसने नाक में दम कर रखा है। जाओ, मेज साफ करो। अजय पंडित को अब रोना आ रहा था। हद है, जब पोता हुआ था तब तो आपने ही पटाखे फोड़े थे। अब उसे वापस तो नहीं डाल सकता। अध्याय 53, जेब से चाबी निकालना। आरव यादव गोद में लिटिल लॉली को लिए स्थिरता के साथ सड़क पार कर रहे थे। उनके कदम इतने सधे हुए थे कि कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। लिटिल लॉली आरव के कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाए बड़े आराम से सो रही थी, मानो उसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। जैसे ही वे अपनी सोसाइटी में पहुंचे और सीढ़ियों के पास आए, आरव को कुछ अलग सा महसूस हुआ। बच्ची बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा तो पाया कि लिटिल लॉली गहरी नींद में सो चुकी थी। अभी तो बाहर निकले कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन अगर दोपहर के बारे में सोचे तो उसने बुजुर्ग पंडित जी के लिए खुद के बनाए गानों पर इतना डांस किया था कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ऊपर से दोपहर का भारी खाना, थककर सो जाना स्वाभाविक था। इन कुछ दिनों में आरव यादव ने पिछले मालिक विनय श्रीवास्तव की यादों के आधार पर बच्चों की परवरिश के कुछ अनुभव हासिल किए थे। जैसे, जब लिटिल लॉली अपनी आंखें मलने लगती है तो इसका मतलब है कि उसे नींद आ रही है, और अक्सर नींद में वह बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी और सोने से पहले काफ़ी नखरे करती थी। विनय श्रीवास्तव जैसा बलशाली व्यक्ति भी उसे सुलाते समय थक जाता था। आरव को नहीं पता था कि क्या सभी बच्चे सोने से पहले इतने नखरे करते हैं या सिर्फ ये राजकुमारी ही ऐसी है। पंडित जी और बच्ची की दोपहर की दोस्ती देखकर आरव हैरान थे। लिटिल लॉली आमतौर पर अजनबियों से बहुत सावधान रहती है, लेकिन पंडित जी के साथ वह एक ही दोपहर में इतनी घुल मिल गई जैसे सालों की जान पहचान हो। यह अच्छी बात थी। आरव चाहते थे कि बच्ची के पास करिश्मा बोस और पंडित परिवार जैसे अच्छे लोगों का साथ और प्यार रहे। इन्हीं विचारों में डूबे वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, सामने से सिया शर्मा दरवाजा खोलकर बाहर निकली। आरव को अचानक सामने देख सिया चौंक गई और डर के मारे अपना दिल थाम लिया। क्या हुआ? आरव ने दबी आवाज में पूछा और मुस्कुराए। इस सूनी और ठंडी सीढ़ी पर अचानक तुम्हारा ये खूंखार चेहरा दिखेगा तो कोई भी डर जाएगा, है ना? सिया ने बनावटी गुस्से में कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह आरव से अभी कुछ ही बार मिली है, फिर भी उसे इतनी अपनेपन वाली फीलिंग क्यों आ रही है? ये थोड़ा अजीब था। सिया कुछ कहना चाहती थी कि आरव ने होंठों पर उंगली रखकर शू किया। धीरे बोलो, मेरी नन्ही राजकुमारी सो रही है। नन्ही राजकुमारी शब्द और आरव के चेहरे पर बच्ची के लिए वह कोमल भाव देखकर सिया को अंदर ही अंदर कुछ महसूस हुआ। आरव को खुद नहीं पता था कि एक सख्त चेहरे वाले आदमी का बच्चों के प्रति यह कोमल व्यवहार महिलाओं को कितना आकर्षित करता है। सिया को अचानक जलन सी हुई। वह भी तो किसी की नन्ही राजकुमारी है, लेकिन उसे आरव जैसा प्यार करने वाला और सुरक्षा देने वाला पिता क्यों नहीं मिला? मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देती हूँ, कहीं तुम अकेले में बच्ची को जगह न दो, सिया ने स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाते हुए कहा। चाबी कहाँ है? आरव को अकेले सब करने की आदत थी, लेकिन इससे पहले कि वह मना करते, सिया का हाथ सीधे उनकी पैंट की जेब में चला गया। आरव यादव सन्न रह गए। उनके शरीर का एक एक रोआ खड़ा हो गया। सत्यानाश!
मुझे लगा वह चाबी मांग रही है। इसने तो सीधे मेरी जेब में हाथ डाल दिया। एक पल में आरव की जांघ की मांसपेशियां तन गईं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही निडर नहीं थी। हालांकि आरव को नहीं पता था कि सिया शर्मा उनसे ज्यादा घबराई हुई और शर्मिंदा थी। उसने चाबी निकालने का कदम अनजाने में उठा लिया था और अब बीच में हाथ रोकना और भी शर्मनाक होता। उसने सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा, चाबी तो निकालनी ही पड़ेगी। सिया ने दांत भींचकर हाथ और अंदर डाला। उसे आरव की जांघ की मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त महसूस हो रही थीं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी उसे एहसास हुआ, उस जेब में चाबी नहीं थी। धत तेरे की, इस जेब में चाबी नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। जब उसने आरव के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि वह खुद अपनी सांसें रोके हुए बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। ये देखकर सिया की घबराहट थोड़ी कम हो गई। उसे इसमें मजा आने लगा। जब सिया ने दूसरी जेब से चाबी निकाली तब जाकर आरव ने राहत की सांस ली। उनका पूरा शरीर ढीला पड़ा और माथे पर पसीना आ गया। शर्मिंदगी की भी हद होती है। सिया गर्व से आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी विजेता जैसा महसूस क्यों कर रही है। उसे लगा जैसे उसने आरव का फायदा उठा लिया हो। वह घबराहट में वहां से भाग निकली। आरव ने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने बड़ी सावधानी से लिटिल लॉली को बिस्तर पर लेटाया, उसके जूते उतारे और उसे पतला कंबल उड़ा दिया। फिर बाथरूम से गीला तौलिया लाकर धीरे से उसके चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछा। तभी दरवाजा फिर खुला। करिश्मा बोस हांफती हुई अंदर आए और आरव को अजीब नजरों से देखने लगी। आरव को बच्ची का ख्याल रखते देख उसने राहत की सांस ली। अभी नीचे उसकी टक्कर सिया शर्मा से हुई थी, जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। करिश्मा को लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, पर यहाँ सब ठीक था। पर फिर भी जिस तरह सिया वहां से भागी थी वह शक पैदा करने वाला था। करिश्मा ने तय किया कि वह अमित दास को चेतावनी देगी कि अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखे। आरव तो पहले से रिजर्व्ड है, उस पर कोई दौरे कैसे डाल सकता है। क्या मैं इसे इतनी आसानी से ले जाने दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। अध्याय 54 हे मर्द। जब आरव यादव ने कदमों की आहट सुनी तो वह थोड़े सतर्क हो गए, लेकिन करिश्मा बोस को देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली। एक मानव रूपी राक्षस जैसी सुनने की शक्ति होने के कारण वे भारी और अव्यवस्थित कदमों की आहट और हाँफने की आवाज से समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति ही है। किसी खतरनाक हमलावर के कदम ऐसे नहीं होते। लेकिन जब तक आरव ने अपनी आंखों से करिश्मा को नहीं देख लिया, उन्हें चैन नहीं मिला। आखिर हाल ही में उनके साथ इतना कुछ हो चुका था कि वह अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। करिश्मा बोस को चुप रहने का इशारा करते हुए आरव ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बाहर आकर बोले, मैंने बुजुर्ग पंडित जी से पूछा था, इस सब के पीछे सोनी ठाकुर का हाथ है। क्या तुम उसे जानती हो? सोनी ठाकुर। करिश्मा बोस के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभरा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह वही है। जब बैनर्जी भाई राज बैनर्जी को पुलिस ले गई थी तभी मुझे शक हुआ था। यह आदमी इतना गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। किसी का पीछा करने का मतलब ये तो नहीं कि आप इतने घटिया हथकंडे अपनाएं। इतना कहने के बाद करिश्मा को अचानक एहसास हुआ कि सोनी ठाकुर और राज बैनर्जी दोनों ही उसे पसंद करते थे। उसे लगा कि आरव को शायद ये पहले से पता होगा, लेकिन एक मर्द के सामने ऐसी बातें करना थोड़ा अजीब था। आखिर कल रात ही उनका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ा था। ऐसे में दूसरे मर्दों का जिक्र करना उसे कबूलनामे जैसा लगा। इसलिए करिश्मा ने तुरंत बात संभाली। मुझे बहुत पहले से पता था कि सोनी ठाकुर का चरित्र ठीक नहीं है। मैंने कभी उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और न ही कभी उसके साथ अकेले कहीं गई हूँ। तभी उसे फिर लगा कि सोनी ठाकुर का नाम लिया और राज बैनर्जी को छोड़ दिया तो कहीं आरव को यह न लगे कि वह कुछ छिपा रही है। करिश्मा ने हिम्मत जुटाकर आगे जोड़ा, देखो, राज बैनर्जी मुझे पसंद करता है, ये तुम्हें पता ही होगा। सच तो यह है कि वह इंसान बुरा नहीं है, वह वफादार है, लेकिन वह समाज अंडरवर्ल्ड गैंग का आदमी है। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती और न ही मुझे उसके वे संदिग्ध भाई पसंद हैं। बातचीत के दौरान करिश्मा का सारा गुबार बाहर आने लगा। वह रुक नहीं पाए। बैनर्जी भाई की गिरफ्तारी के बाद उसके सारे तथाकथित भाई गायब हो गए। क्या ऐसे लोग भाई कहलाने के लायक हैं? मुझे तो लगता है कि वे अच्छे दोस्त भी नहीं थे। दोस्त मदद न कर पाए तो अलग बात है, पर वे तो उसे मुसीबत में डाल गए। उनमें से एक तो 6 साल पुराना भगोड़ा कातिल था। इसे क्या कहेंगे? आरव यादव ये सब सुनकर दंग थे और उन्हें हंसी भी आ रही थी। क्या सोनी ठाकुर ने अनजाने में पुलिस की मदद कर दी? जब मैं उससे मिलने गई
तो मैंने उसे कुछ ज़रूरत का सामान और पैसे दिए। उन पैसों से वह वहाँ थोड़ी बेहतर जिंदगी जी सकेगा, करिश्मा ने भावुक होकर कहा। शायद मैं ही अकेली हूँ जो उससे मिलने गई। आखिर मेरे छोटे से बिजनेस को शुरू में उससे काफ़ी मदद मिली थी। भले ही हम प्रेमी नहीं बन पाए, लेकिन सालों की दोस्ती तो है ही। सच में इन गैंग वाले लोगों से कभी नहीं जुड़ना चाहिए। ये जहरीले होते हैं, करिश्मा ने शिकायत जारी रखी। तुम्हें पता है, जब मैं राज बैनर्जी से मिली तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसके भाइयों तक संदेश पहुंचा दूं कि वे उसे बचाने की कोशिश न करें बल्कि भाग जाएं। वह खुद अंदर चला गया, पर अब भी उनकी चिंता कर रहा है। ये जी-हुजूरी और भाईचारा जहर है। आरव को करिश्मा का ये गुस्सा थोड़ा मज़ेदार लगा। उन्हें लगा कि शायद इस युवती को भड़ास निकालने की आदत हो गई है। लेकिन चूंकि आरव के मन में करिश्मा के लिए अभी उस तरह के गहरे बॉयफ्रेंड वाले भाव नहीं थे, इसलिए वे शांत रहकर उसकी बातें एक निष्पक्ष दर्शक की तरह सुन रहे थे। तभी आरव को महसूस हुआ कि करिश्मा और राज बैनर्जी का रिश्ता शायद काफ़ी गहरा रहा होगा, वरना कोई अजनबी के लिए इतना गुस्सा क्यों होगा। साधारण लोगों के लिए दूसरों की जिंदगी और मौत से क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे मेरे खाने पर असर पड़ेगा? नहीं, लेकिन करिश्मा का इतना बोलना ही बहुत कुछ कह रहा था। ये समझकर आरव को हल्की सी जलन महसूस हुई। हाँ, आरव जानते थे कि वे और करिश्मा एक दूसरे के लिए शायद सही नहीं है और वह अभी किसी गंभीर रिश्ते में नहीं फंसना चाहते, पर फिर भी वो खटास महसूस हुई। मर्द भी अजीब होते हैं। अपनी भड़ास निकालने के बाद करिश्मा थोड़ा नर्वस होकर आरव को देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल गई है। दिल्ली में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए एक बार जुबान खुली तो रुकना मुश्किल हो गया। आरव ने हल्का सा खांसते हुए विषय बदला। वैसे तुम सोनी ठाकुर के बारे में कितना जानती हो, और इस मामले में तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं? करिश्मा थोड़ा सिकपकाए। मुझे बस इतना पता है कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। उसके परिवार में कोई बड़ा अधिकारी है और वे काफ़ी अमीर हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और उम्मीदों से तुम्हारा क्या मतलब? आरव ने बेबसी से कहा। तुम्हारा नाश्ते का स्टॉल तो बंद हो गया है। आगे का क्या प्लान है? करिश्मा को बात समझ आए और उसने बताया, दोपहर में मैं शहर की दूसरी तरफ एक दुकान देखने गई थी। वहाँ पैदल चलने वालों की भीड़ अच्छी रहती है, लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है। मैं कहीं और देख रही हूँ। आरव ने कहा, दुकान खोलना सुनने में अच्छा लगता है, पर हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। ज़्यादातर मुनाफा मकान मालिक ले जाता है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ स्टॉल से ज़्यादा कमाई होगी। खैर, यह मेरी राय है, तुम अपना फैसला खुद करो। करिश्मा ने आह भरते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हमारे जैसे छोटे काम में दुकान का किराया निकालना मुश्किल होता है। मैं फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगी, मेडिकल चेकअप करवाऊंगी और सारे नियम पूरे करूंगी। अब और कोई हुनर तो है नहीं, तो नाश्ता ही बनाना पड़ेगा। आरव कुछ देर चुप रहे और बोले, जब तक सोनी ठाकुर सक्रिय है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा काम इतनी आसानी से चलने दिया जाएगा। करिश्मा का चेहरा उतर गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब मैं सारे नियम मानूंगी तो मुझे किसी के चेक करने का डर नहीं होगा। आरव चुप रहे। उनकी आत्मा इतनी मासूम नहीं थी। उन्हें समझ आ गया कि इस मामले में पहले सोनी ठाकुर से निपटना होगा। आखिर हिसाब तो बराबर करना ही था। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो जब मानव रूपी राक्षस काम पर निकलेगा तो कोई सुराग नहीं ढूंढ पाएगा। अब वह बस बुजुर्ग पंडित जी की जानकारी का इंतजार कर रहे थे। नहीं, आरव ने अचानक सोचा, अगर उन्होंने सीधे कदम उठाया तो पंडित जी को पता चल जाएगा, क्योंकि जानकारी उन्होंने ही दी है। वह अपना कोई भी कमजोर सिरा हैंडल पंडित जी के हाथ में नहीं देना चाहते थे। धत, मुझे पंडित परिवार को बीच में लाए बिना ये करना होगा। सोचते ही आरव ने फैसला लिया। समय कम था। उन्होंने कहा, मैं बाहर कुछ सजावट का सामान लेने जा रहा हूँ, तुम तब तक बच्ची का ख्याल रखना। करिश्मा ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, कोई बेवकूफ़ी मत करना। आरव हंस पड़े, तुम क्या सोच रही हो? मेरी एक बच्ची है, मुझे उसे पाल पोस कर बड़ा करना है और अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाना है। मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। करिश्मा बस उन्हें देखती रह गई। अध्याय 55, आयरन मैन। करिश्मा बोस अभी भी थोड़ी चिंतित थी। वह बालकनी पर खड़ी होकर देख रही थी कि आरव यादव सोसाइटी से निकलने के बाद बस स्टॉप की तरफ नहीं, बल्कि गांव की तरफ मुड़ गए हैं। उनका मन हुआ कि वे पीछे भागकर जाएं और आरव को वापस आने के लिए मना लें। दरअसल करिश्मा बोस सोनी ठाकुर की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से अनजान नहीं थी।
राज बैनर्जी और अन्य लोगों से उन्हें उसके रसूखदार परिवार के बारे में पता चल गया था। उन्होंने आरव को ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि आरव की विद्रोही सोच जाग उठे। अक्सर जब आप किसी से कहते हैं कि उससे पंगा मत लेना, वो पहुंच वाला आदमी है, तो सामने वाला जानबूझकर उसी से भिड़ने की कोशिश करता है। करिश्मा को डर था कि आरव गुस्से में आकर कुछ बेवकूफ़ी न कर बैठें। अगर उन्होंने सोनी ठाकुर पर हाथ उठाया तो सोनी की पहुंच इतनी थी कि वह आरव को ताउम्र जेल से बाहर न आने दे। शक्ति जब स्तरों के बड़े अंतर गैप के साथ इस्तेमाल की जाती है तो वह सबसे घातक होती है। करिश्मा कोई महान दर्शन तो नहीं समझती थी, पर वह एक पुरानी और सरल सच्चाई जानती थी, गरीब की लड़ाई कभी ताकतवर से नहीं जीत सकती। हालांकि करिश्मा यह नहीं जानती थी कि वह भी बाकी लोगों की तरह आरव के बाहरी रूप से धोखा खा गई है। आरव को थोड़ा बहुत जानने के बावजूद उनका खूंखार चेहरा देखकर वह अनजाने में यही सोचती थी कि यह आदमी बस शरीर से मजबूत, साधारण बुद्धि वाला और जल्दबाज है। लेकिन आरव यादव वैसे बिल्कुल नहीं थे। गांव में दाखिल होने के बाद आरव सीधे अजय पंडित के घर पहुंचे। अजय पंडित रेत की फैक्ट्री में काम से गए थे और घर पर सिर्फ बुजुर्ग शिवम पंडित और एक शालीन दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला थी। पंडित जी, मैंने दोपहर को देखा था कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है, जरा उसकी चाबी दीजिए, मुझे कहीं जाना है, आरव ने बेबाकी से कहा। जैसे ही उनकी नज़र कपड़े सुखा रही महिला पर पड़ी, उन्होंने चेहरे पर बनावटी हैरानी और खौफ लाते हुए कहा, ओह, क्या मैं गलत समय पर आ गया? बदमाश लड़के, तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम है, खुद भरवा लेना, शिवम पंडित ने लाचारी से कहा। उन्हें खुद ताज्जुब होता था कि वे इस लड़के को बुढ़ा बुढ़ा कहने पर भी बुरा क्यों नहीं मानते थे। आरव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे मिस, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अगर कोई और ऐसी मुस्कान देता तो वह शायद घिनौना या क्रीपी लगता, पर आरव के खूंखार चेहरे पर ऐसी मुस्कान अचानक एक अजीब सा अपनापन और सादगी पैदा कर देती थी। वह महिला आरव के चेहरे से बिल्कुल नहीं डरी और उदारता से मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे चाची या यादव आंटी बुला सकते हो, पर मिस मत कहो, मैं 50 साल की हूँ, कोई जवान लड़की नहीं। 50 साल की? आरव की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए, क्या सच में आप 50 की हैं? ओह, यकीन नहीं होता, आप तो मुश्किल से 30-32 की लगती हैं। अगर मेरी बेटी बड़ी होती तो शायद आपसे छोटी ही लगती। आप मुझे आंटी कहने को कह रही हैं, पर मेरा दिल ये बोलने को तैयार नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यादव दीदी कह सकता हूँ, आपको क्या लगता है? वह महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी और आरव को बड़ी आत्मीयता से देखने लगी। मीठी बातें सुनना किसे पसंद नहीं होता, इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। आरव यादव एक ऐसे ऑलराउंडर थे जो जरूरत पड़ने पर सख्त बन सकते थे और जरूरत पड़ने पर बातों के जादूगर स्वीट बॉय भी। बस अफसोस इतना था कि उन्हें इस विलेन जैसे शरीर में जन्म मिला था, इसलिए लोग उन्हें अक्सर एक रूखा इंसान ही समझते थे। शिवम पंडित, जो आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। थू, अब बस भी कर, मुझे नहीं पता था कि तू इतना चिकनी चुपड़ी बातें बनाने वाला है। सफेद झूठ बोलकर इस बेचारी को बेवकूफ बना रहा है, उन्होंने गुस्से में कहा। महिला के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, पर शिवम पंडित को अक्ल नहीं आई। उन्होंने हाथ के पंखे से आरव को भागने का इशारा किया जैसे मक्खियां भगा रहे हों। उन्होंने सोचा कि इस बदसूरत और बातों के जाल बुनने वाले लड़के को घर में घुसने देना परिवार का अपमान है। तभी महिला का चेहरा काला पड़ने लगा। आरव मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, आपको समझ क्यों नहीं आता? आप जैसे बूढ़े और सूखे चेहरे वाले से मैं क्या बात करूं? मेरा तो मन भी नहीं करता। वो तो यादव दीदी इतनी जवान, सुंदर और प्रतिभाशाली हैं कि मेरे मुंह से सच निकल आया। सत्यानाश, इसे तू सच कह रहा है? शिवम पंडित की दाढ़ी गुस्से में फड़फड़ाने लगी। तभी महिला ने गीली चादर को वॉशबेसिन में इतनी जोर से पटका कि शिवम पंडित अपनी कुर्सी से उछल पड़े। महिला ने दांत पीसते हुए कहा, अगर ये लड़का तमीज से बात कर सकता है तो उसे बोलने दो, और अगर किसी और को बोलना नहीं आता तो उसे चुप रहना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर शिवम पंडित में इतना हुनर तो था कि वे हवा का रुख पहचान लें। उन्होंने तुरंत आरव को दरकिनार किया और महिला की चापलूसी शुरू कर दी। जरा देखो तो, इनके दांत पीसने की आवाज भी कितनी सुरीली है। 50 साल की उम्र में भी तुम्हारे दांत इतने मजबूत हैं, मानना पड़ेगा। अरे शिखा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी 20 साल पहले थी। आरव यादव अपना सिर पकड़कर वहां से निकल लिए। अगर वह एक सेकंड और रुकते तो अपनी हंसी नहीं रोक पाते।
उन्हें समझा गया कि पुराने जमाने का सीधा सादा मर्द, स्ट्रेट मैन ऑफ स्टील, कितना खतरनाक तरीके से सीधा हो सकता है। आरव जैसे ही साइड वाले कमरे से मोटरसाइकिल बाहर निकालने लगे, शिखा जी महिला अंदर गई और एक बैग लेकर बाहर आई। उन्होंने बैग से सारे नोट निकाले और जबरदस्ती आरव की जेब में ठूंस दिए। दीदी, यह आप क्या कर रही हैं? आरव चौंक गए। भाई साहब, मुझे लगा था कि पंडित जी और इनका कोई चक्कर है, पर यहाँ तो मामला वाकई गंभीर है। उस बूढ़े ने अभी कहा ना, पेट्रोल कम है, ये लो, पेट्रोल भरवा लेना। चिंता मत करो, इस घर के पैसों का फैसला तुम्हारी दीदी ही करती है। उन्होंने कम से कम 3,000 रुपये आरव की जेब में डाल दिए और शिवम पंडित की तरफ एक टेढ़ी नजर घुमाई। शिवम पंडित की पलकें झपकने लगी। 3,000 रुपये में तो एक ट्रक का डीजल भर जाता है, और ये मोटरसाइकिल में पेट्रोल की बात कर रही हैं। इतने में तो मोटरसाइकिल के कबाड़ होने तक का तेल आ जाए। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी शिवम पंडित की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने बस दांत पीसते हुए आरव की तरफ देखा और एक जहरीली मुस्कान दी, जैसे कह रहे हो, बेटा हिम्मत है तो ये पैसे लेकर दिखा।